अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। हम अपने इस प्रोग्राम में अमूमन आपको मिलवाते हैं उन शख्सियात से जो ख़वातीन के हकूक़ को उजागर करने के लिए काम कर रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई अचीवमेंट्स लाजमी होती हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए होती हैं जिसमें मर्द और औरत दोनों ने मिलकर उस ज़िंदगी का निज़ाम चलाना होता है, और हमारे यहाँ भी गालिबन यही है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन अगर देखा जाए तो इन 2 दहाइयों में बहुत सारी ख़वातीन बाहर निकल के आई हैं। मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जहाँ पर ख़वातीन अब मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, लेकिन काम करते हुए उन्हें किस तरह की मुश्किलात दरपेश आती हैं और उनको किस तरह से क्या हल भी किया जा सकता है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जो दफ्तर में काम कर रही हैं। हम उनसे पूछेंगे। हमारे साथ नाजरीन आज मौजूद हैं सवेरा नाजिर। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सवेरा ने बैचलर किया हुआ है इस्तांबुल से, और साथ में ये कुछ आर्टिकल्स भी लिखती रहती हैं, और ये पाकिस्तान में पिछले 2 साल से तकरीबन काम कर रही हैं। तो सवेरा, कैसा है आपका तजर्बा काम करने का? अभी मुझे 2 साल हुए हैं, लेकिन तजर्बा काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, क्योंकि वो वैसे भी जानने वाले हैं हमारे फैमिली के। तो जब मैंने काम शुरू किया था मुझे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ था। बिल्कुल बहुत स्मूथली सारा प्रोसेस चला था, और इसी वजह से मैं इतने अरसे काम भी कर पाई हूँ। वरना यूजुअली होता है कि लोग स्विच कर लेते हैं अपनी जॉब्स, लेकिन मैं 2 साल से एक ही जॉब में काम कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। चले, ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अमूमन जब आप बाहर से पढ़ के आते हैं तो आपका एक्सपोजर टोटली चेंज होता है, और फिर पाकिस्तान में तो वो डिफरेंट आपका बन जाता है, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप काम कर रही हैं। सवेरा, अमूमन जब हम देखते हैं कि काम करने वाली लड़कियाँ, ख़वातीन जब काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें जिस चीज़ का सामना होता है वो है हरासमेंट का। तो आप क्या समझती हैं कि हरासमेंट से मुराद है क्या? हरासमेंट कोई भी ऐसी एक्ट या कोई भी अनवांटेड मतलब कोई भी ऐसा बिहेवियर औरतों के साथ जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करें। ज़रूरी नहीं है कि खाली टच हो अनवांटेड, जिसको हम यूजुअली सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं। फ़िज़िकल टच लाजमी नहीं होता है, लेकिन अनवांटेड मैसेजेस भेजना या पीछा करना, या वैसे ही मतलब ऐसे आप देखें भी ऐसे कि अगर बंदा कंफर्ट फील ना करे, कॉन्स्टेंटली नज़र से देखना भी बिल्कुल वो भी हरासमेंट में आता है। तो ये एक बहुत अहम बात है जो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम देख रही हैं ख़वातीन भी मर्द भी, उनके भी इल्म में हो कि सिर्फ हरासा करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप समझते हैं कि आप किसी का हाथ पकड़ लें या आप किसी को गाली दे दें, नहीं, बल्कि हरासा करना ये है कि जब आप किसी को एक दफ़ा तो आपकी नज़र पड़ गई, लेकिन दूसरी दफ़ा आप जानबूझ के ऐसी नज़र किसी डालें, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। मतलब हमने ये तखसीस इस तरह से वो करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ, मर्दों के साथ भी हरासमेंट हो रही होती है, तो आपने दूसरी नज़र ऐसी डालनी कि जिससे वो कंफर्ट फील ना करे, तो वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आएगा। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इन्वायरमेंट है, ख़वातीन बहुत सारी, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि 2 दहाई हो गई हैं, बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं ख़वातीन के लिए कि ख़वातीन बाहर काम कर रही हैं, अब दफातर में जाके काम कर रही हैं। तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस, किस तरह का है? कैसे आप समझती हैं कि ख़वातीन के लिए काम करना जो है वो इजी रहता है? हाँ, बिकॉज़ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं यही बोलूँगी कि हर ऑफ़िस का अलग एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये है कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस का पूरा इन्वायरमेंट ही ख़राब हो आपके लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और आई एम श्योर बहुत औरतों के साथ ऐसा होता है, बिकॉज़ मैंने एक्सपीरियंस खुद उस तरह से नहीं किया है। लेकिन ऐसी बहुत ख़वातीन जो जाती हैं जिनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, सेक्सिज्म होता है। अच्छा तो माहौल मिला, तो क्या आपको भी इस तरह से हुआ कि किसी इंडिविजुअल की तरफ से आपको भी परेशानी का सामना? हाँ बिल्कुल। मैं एक कंसल्टेंसी कर रही थी पिछले साल, और वो 4-5 महीने की कंसल्टेंसी थी, और उसमें एक शख्स थे हु वाज आल्सो माय कोवर्कर। तो उनकी बहुत अनकंफर्टेबल सा बिहेवियर था मेरे साथ। मतलब बार बार जहाँ पे मैं बैठी हूँ वहाँ पे आके बैठ जाना, या जब भी मैं चल के गुजर के जाऊँ, चाहे वो वॉशरूम हो या किचन हो या
ऑफिस के अंदर ही या किसी से मैं बात कर रही हूँ तो कॉन्स्टेंटली स्टेयर करना, या फिर जब मैं घर आती तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करना, क्योंकि जाहिर सी बात है फ़ोन नंबर्स तो होता है आपके एम्प्लॉइज़ के पास। ऐसा हाँ बिल्कुल, आप काम कर रहे हैं, आपको बात करनी होती है। तो जब ये बिहेवियर 2-3 महीने गुजर गए, मैं इग्नोर करती गई, मैं मैसेजेस के जवाब नहीं देती थी। फिर मैंने 3 महीने के बाद मैंने बोला आप मुझे प्लीज़ तंग ना करें वरना मैं कंप्लेन कर दूँगी। उसके बावजूद उनका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करने लग गई। मैं अपने ऑफिस जाती थी तो मैं बस अपने क्यूबिकल में ही बैठी रहती थी, मैं उधर से निकलती नहीं थी। तो मतलब इस पॉइंट तक आ गया था कि मुझे ऑफिस के जो मेरे मैनेजर्स थे उनको कंप्लेन करनी पड़ी थी। मैं चाह रही थी कि वो तो उधर आपके तक जो ऑफिस के लोग थे बाकी वो सारे कोऑपरेटिव थे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने सबको नहीं बताया था, सिर्फ जो मैनेजर थे उनको, क्योंकि वही जो कंसर्न थे आपने उनसे मतलब इसका जिक्र किया। तो इस तरह से तो सवेरा किस तरह से आप, अगर हम पाकिस्तान के इस तनाजुर में देखें आप माशाल्लाह से एक ग्रूम्ड फैमिली से हैं, और मैं इस पे भी ज़रूर बात करूँगी कि इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, क्योंकि अमूमन तो ये होता है कि लोग इस तरह की बातें अगर हो भी जाएं, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं ख़वातीन घर से बाहर निकल रही हैं और जैसे ही वो घर से बाहर दरवाजे के बाहर कदम रखती हैं तो उनको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा होता है। और ख़वातीन के तो कई मसाइल होते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो किस तरह से दफ्तर में जाएंगी, और दफ्तर में जाके बैठ के काम करना कि आपने वो काम जो है अपनी पूरी तवज्जो से करना है, और उस काम में भी आप मेंटली स्ट्रेस में हो तो फिर किस तरह से आप वो आउटपुट दे सकती हैं या किस तरीके से उस काम को आप आगे ले जा सकती हैं। तो दफ्तर जो था आपका वो इस तरह से आपके साथ कोऑपरेटिव था। तो आप ये बताएं कि आपने ये बात मुझे कर दी है इस प्रोग्राम में, अमूमन तो ये होता है कि लोग नहीं करते, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कि आपने बात कर दी है? कहीं आपके पेरेंट्स का, टीचर्स का, उस इन्वायरमेंट का रोल है, क्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैं घर आती थी मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड होती थी। ऐसा नहीं था कि वो मुझे आके कोई हाथ लगा रहे हैं या इस तरह से कोई हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन बस वो जो स्टेयरिंग का एक मसला था वो मैं घर आके अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, दोनों को मैं बताती थी कि ये मसला एक चल रहा है और मैं इससे काफ़ी डिस्टर्ब्ड हूँ। तो वो बहुत कोऑपरेट करते थे। वो कहते थे कि नहीं, तुम इस मसले को ऑफ़िस तक लेके जाओ और तुम इस बारे में बात करो लोगों से ऑफ़िस में, और अगर तुम नहीं बोलोगी तो ये बस तुम्हारे अंदर ही ये खलता रहेगा और गुस्सा आता रहेगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और लोगों को अवेयरनेस भी देने के लिए इस बारे में बात करनी चाहिए ऑफिस के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई बड़ा स्टेप ले, अल्लाह ना करे ऑब्वियसली, लेकिन तभी आप कंप्लेन करें। ये भी एक एटिकेट्स होते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हैं अगले बंदे को। आप किसी को बार बार तंग करना, मैसेजेस करना, ये एक डिसरिस्पेक्ट ही है अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है। तो इसलिए फिर मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे इतनी सपोर्ट थी घर की तरफ से, तो मेरे लिए आसान था ये बात करना। तो मैंने फिर ऑफिस में इसीलिए बात की। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि मेरे जो मेरे कोवर्कर्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उनको मैं बताती थी इसके बारे में, तो उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया कि आप इसको मैनेजर, हमारे जो मैनेजर हैं उन तक ये बात लेकर जाएंगे मसला। अच्छा, मतलब सवेरा आपकी बात से लग रहा है कि मतलब जो पेरेंट्स हैं, आपकी बात से ये फील हुआ कि पेरेंट्स अगर सेंसिटाइज्ड हैं और वो अपनी औलाद को एक एतमाद देते हैं और उनकी इस तरह से तरबियत करते हैं कि आपने आगे जब काम के लिए जाना है तो आपने दबाव में नहीं रहना। आपको अगर किसी किस्म का मसला है, कोई शिकायत है, तो आप उसका इजहार करें और आप उस शिकायत को प्रॉपर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं ताकि आप उसमें ना। तो इसमें मतलब ये लग रहा है कि वालिदैन का रोल जो है वो बहुत ही अहम है इस तरह से, और बहुत मतलब सपोर्टिव है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से सपोर्टिव है। लेकिन सवेरा, अगर इंडिविजुअल की हमने बात की है कि इंफरादी तौर पे अगर किसी एक शख्स का रवैया ऐसा है और उस रवैये से ही लोग तंग होते हैं, क्योंकि अमूमन हम जब इदारों की भी बात करते हैं, घर की भी बात करते हैं, तो हम कहते हैं जो घर है वो मुख्तलिफ अफराद से मिल के बनता है तो वो एक घर कहलाता है, वरना तो वो मकान होता है जिसमें मकीन रहते हैं। तो एक दफ्तर या एक इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, वो जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी जो रिप्यूट है उससे उसकी एक इमेज बन रहा होता है कि इसका किस तरह से इमेज है। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे यहाँ है। तो सवेरा, आपका इतना मतलब आप पढ़ के भी आई हैं बाहर से और आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, आप जानती हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। तो एक इंडिविजुअल ऐसा रवैया इख्तियार करता है, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? आई थिंक उनकी अवेयरनेस नहीं होती है इन चीज़ों के बारे में शायद, मतलब या तो एजुकेशन। अब
ये मैं नहीं कह सकती कि जो वो शख्स थे वो अनएजुकेटेड थे, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, उन्होंने बहुत जगह काम किया हुआ होता है, लेकिन उनका रवैया ठीक नहीं होता है, उनको ये लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है। थैंकफुली ऐसा नहीं था कि मुझे कभी सेक्सिज्म का सामना करना पड़ा हो कि मैं डिस्क्रिमिनेट हुई हूँ किसी चीज़ में, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ऐसी ख़वातीन होती है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है वर्क प्लेस पे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है या उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो आई थिंक ये एक जनरल मसला है जो बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। और आई थिंक ये जो यूजुअली जो हरास करते हैं लोग, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है। उनको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, अगर कोई लड़की सामने से गुजर रही है ऑफिस में या कोई औरत आके बैठ गई तो उनको मतलब पूरा वक्त देखना, उनको लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए उनमें कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये बुरा लगता है, ये लोगों को अनकम्फर्टेबल फीलिंग एक आती है। तो आई थिंक अवेयरनेस का ही ज़्यादा। अच्छा, मतलब ये कहा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में ये रवैया और इस तरह से पनप चुका है कि लोगों को इसका इदराक ही नहीं है। वो ऐसे समझ रहे हैं कि अगर हम किसी को तंग कर रहे हैं, मतलब ख़वातीन भी मर्दों को तंग करती हैं अमूमन, ये भी हमने सुना है और देखा है, तो वो सब ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो एक रोज़मर्रा की बात है, ये तो एक मामूल है ज़िंदगी का, कि अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो इसमें क्या हुआ। क्योंकि जब हम बाहर भी निकलते हैं, दुकान जाते हैं या वैसे ही, तो वैसे ही हमें ऐसी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है कि आपको देख रहे हैं मर्द या तंग कर रहे हैं या कैट कॉलिंग कर रहे हैं, इस तरह की। तो इतनी नॉर्मलाइज ये हो गई हैं हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें कि वर्क प्लेस पे भी वो रूल्स जो हैं उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होते इन चीज़ों के ऊपर, उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो यही मेरे ख्याल में मसला है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम मतलब अमूमन ज़ाहिर है ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम काज ऐसे होते हैं, आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, मार्केट में भी ख़वातीन जा रही होती हैं, मर्द भी जा रहे होते हैं, तो उसमें भी इस तरह से हम उस पब्लिक प्लेस पे तो उस तरह से नहीं रोक सकते, बल्कि कोई बात वहाँ पे हो भी जाए तो बात का बतंगड़ और इतना इशू और उधम मचा दिया जाता है कि ख़वातीन भी अमूमन ये समझती हैं कि अगर हम बात करेंगी तो हमारी इज़्ज़त पे दबाएगा। और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनकी सोच इस किस्म की है, नेगेटिविटी, कि वो फ़ौरन ही औरत से ये कह देते हैं कि आप चुप हो जाएं, इस वक्त तो आपकी बेइज्जती हो गई। मतलब वो तंग भी खातून हो रही है जिसको प्रेशराइज्ड और मेंटली स्ट्रेस में रखा जा रहा है, फिर उल्टा उसे ही कहा जाता है कि तुम इस बात को दबा दो, चुप हो जाओ, क्योंकि तुम इस बात को करोगी तो आगे भी तुम्हारी इज्जत पे हर्फ आएगा। तो ये जो कहना चाहिए कि अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि इस तरह के रवैये जो हैं उनकी हम लोगों को पॉजिटिविटी में उनको देखना चाहिए कि हम किस तरह से मुस्बत किरदार, हर कोई अपना किरदार अदा कर सकता है और उसमें इस तरह से किरदार अदा करके उन सब रवैयों की हमें कभी भी उन लोगों को भी जो साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये एक सोच भी है, जो एक मेंटालिटी है और वो मेंटालिटी हमारी सोसाइटी में आगे चल रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़हब का सहारा लेते हैं, जबकि हमारा जो मज़हब इस्लाम है उसमें तो वाज़े तौर पर इन सब चीज़ों से मना किया गया है। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें और हम कहें कि हम उस ऐसे इस्लामी माशरे में रह रहे हैं तो उस तरह उसकी इजाज़त तो हमें कोई भी मज़हब नहीं देता। सिर्फ हम ये नहीं इस्लाम की बात कर रहे हैं, दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं वो कभी भी इस तरह से इजाज़त नहीं देते कि हम किसी को इस तरह से तंग करें। सवेरा नाज़िर से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वॉइस ऑफ वुमेन में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ सवेरा नाज़िर मौजूद हैं। और सवेरा, वर्क एट प्लेस का एक लॉ आया और उसके बाद देखा कि हमने कि उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का इशू तो आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि ख़वातीन को भी और मर्दों को भी कम अज़ कम ये हुआ है कि अगर कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो उसको रिपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका एक्शन भी इस तरह से लिया जाता है। तो वर्क एट प्लेस के लॉ को आप किस तरह से देखती हैं? मेरे ख्याल में ये जो वर्क प्लेस लॉ है, वर्क प्लेस हरासमेंट लॉ जो है, वो इम्प्लीमेंट शायद नहीं हुआ है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी कोई एम्प्लॉई ज्वाइन कर रहा होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया जाए कि हम हरासमेंट लॉज को फॉलो कर रहे हैं, जो भी
इम्प्लीमेंटेशन है उनका प्रोसीजर, और अगर कोई भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन द फ्यूचर तो वो हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं की हुई होती, एटलीस्ट नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। तो आई थिंक ये एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो स्टेप होता है कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ ये जो हमारे जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को सीरियसली, इन इश्यूज़ को सीरियसली लेते हैं। अच्छा, वर्क एट प्लेस का जो लॉ है आपकी बात ठीक है कि अमूमन होना तो ये चाहिए कि मुख्तलिफ इदारों में आवेज़ा किया जाए ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको पता हो कि हमारे साथ कहीं भी कोई इम्तियाज़ाना रवैया रखा जा रहा है तो हम उसकी बात कर सकते हैं, कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने भी एक दो इदारों में मतलब मीडिया के देखा है, अमूमन हर इदारे में नहीं देखा। अच्छा, इसी तरह से हरासमेंट कमेटी भी बनी हुई होती है, तो आपके ख्याल में हरासमेंट कमेटी जो बनी हुई होती है वो प्रॉपर तौर पर उस पर काम करती है जो उसको शिकायत मौसूल होती हैं? हाँ, आई थिंक मेरा नहीं ख्याल इस तरह होता है। हरासमेंट कमेटीज़ शायद हों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए कि कमेटी बनी हुई हो और उसमें मेंबर्स हों, और ज़्यादातर जो मेंबर्स हों वो फ़ीमेल्स हों, क्योंकि फ़ीमेल्स ही यूजुअली इन प्रॉब्लम्स को समझ सकती हैं। अगर कोई हो तो आप ज़्यादा कंफर्ट लेवल आपका औरतों के साथ ही होता है। ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि मर्दों के साथ हरासमेंट नहीं होती वर्क प्लेस पे, उनके साथ भी होती है, और कभी ऐसा होता है कि औरतें भी हरास कर रही होती हैं या बुली करती हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि जेंडर बैलेंस्ड होना चाहिए। जो भी कमेटी के अंदर मेंबर्स हों वो इक्वल नंबर में मेल्स हों, इक्वल नंबर में फ़ीमेल्स हों, ताकि वो मतलब इनपुट अच्छी तरह से दे सकें। अगर वो मेल सेंटर्ड हो और ज़्यादातर उसमें अफराद जो हैं वो आदमी ही हो तो वो औरत के लिए भी काफ़ी ट्रबलसम हो जाता है। वो फिर घबराती हैं कोई कंप्लेन करते हुए, वो उनसे बात करते हुए। फिर बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हरासमेंट चल रही है या कोई मसला उनके साथ ऑफिस में हो रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। और जब वो कमेटी के हालात देखते हैं और उन्हें पता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, या वो बात आगे तक नहीं ले जाएंगे या उस जस्टिस नहीं मिलेगा, तो वो यूजुअली उधर तक बात पहुँचती ही नहीं है। सही है, मतलब ये आपकी सजेशन अच्छी है कि हरासमेंट कमेटीज़ तो बनी हुई हैं लेकिन उनमें जेंडर बैलेंस का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अमूमन औरत को औरत समझ सकती है, वैसे तो सवेरा ये भी है कि औरतें भी औरतों को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये भी एक पहलू है, क्योंकि अक्सर इस पे भी बात होती है कि ख़वातीन को जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही होती हैं। ये भी खैर इस पे भी किसी दिन बात करेंगे। तो अब ये जो हरासमेंट कमेटी है वो वाकई इस तरह से बैलेंस हो तो वो बेहतर मामलात को, और उसका मुसलसल फॉलोअप भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि केसेस जो हैं वो पेंडिंग में पड़े रहते हैं और उस पर जो है बात नहीं होती, या फिर बीच में एक ऐसा वक्फा आ जाता है कि जिसमें उसका वो मौसर नहीं रहता उस तरह से केसेस। तो ये देखा गया है। वैसे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फेडरल लेवल पर ओम्बड्सपर्सन का इदारा है, जिसकी वो जो मोहतरमा कशमाला तारिक हैं वो उसकी चेयरपर्सन है, वो उस इदारे को चला रही हैं। और ये होता है कि जो लोग तंग होते हैं दफातर में, जब उनके साथ हरासमेंट हो रही होती है तो वो वहाँ जाकर अपना केस फाइल करते हैं। अमूमन तो ये देखा गया है कि पाकिस्तान में ऐसे केसेस जो हैं उनका फॉलोअप इस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए, जो रिज़ल्ट आना चाहिए, तो जिससे लोगों में भी एक नाउमीदी और इस तरह से फैलती है कि किस तरह से इंसाफ के लिए आगे जाएं। तो सवेरा आपका एक्सपीरियंस पढ़ने का, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह से हरासमेंट हो रही होती है, इस्तांबुल का भी है, तो आप किस तरह से कंपेयर करती हैं पाकिस्तान और इस्तांबुल के इस तरह के इन्वायरमेंट को ख़वातीन के लिए? क्योंकि वहाँ पे मैंने काम उस तरह से नहीं किया था एक वर्क प्लेस पे, लेकिन मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी स्टूडेंट, वो मैं क्लासेस लेती थी। अच्छा, आपने पढ़ाया भी है? जी, इंग्लिश मैंने पढ़ाई है वहाँ पे, लेकिन वो यूजुअली आउट ऑफ वर्क प्लेस होता था, वो कभी घर में ट्यूशन टाइप उस तरह से। तो मेरा वो एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे जो है बिल्कुल डिफरेंट, स्पेशली इस्तांबुल, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी और बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर है, बहुत वेस्टर्नाइज्ड है, तो इट्स वेरी डिफरेंट यहाँ पे और वहाँ का जो एक माहौल का जो फ़र्क है। लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे काम नहीं किया है तो आई कॉन्ट रियली कंपेयर द टू। बस मैं ये कह सकती हूँ कि वहाँ पे हरासमेंट का सामना मुझे उस तरह से ही नहीं करना पड़ा है। आपने कितना अरसा वहाँ पे पढ़ा और काम किया? 4 साल मैंने पढ़ा है, 1 साल मैं पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को। 5 साल आपने टोटल वहाँ पर गुजारे हैं। तो 5 साल में आपको वहाँ पर इस किस्म का कोई इशू देखने को भी कुछ नहीं मिला, मुशाहिदा भी कोई ऐसा नहीं हुआ? नहीं, नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, मुझे नहीं उस तरह से पता। सही। अच्छा, तो अब ये बताएं कि यहाँ की जो अमूमन ये मजबूरी है, मतलब
बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस में होती हैं और उनका बहुत ज़रूरी है घर से निकलना और काम करना, बहुत सारी फैमिलीज़ अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो आपके ख्याल में किस तरह की उनकी तरबियत हो, सिर्फ ख़वातीन भी नहीं, मतलब बच्चियाँ ही नहीं, लड़कों की भी किस तरह की तरबियत होनी चाहिए कि आगे जाकर वो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो सकें? मेरे ख्याल में उनके घर में जो सोशलाइजेशन होती है वो बहुत ज़रूरी है। उनके पेरेंट्स के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है वो बहुत अहम है। अगर ओपननेस नहीं होगा उनके रिलेशनशिप में, अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा या कोई भी ऐसी अवेयरनेस नहीं दी जाएगी बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल में फिर मसले होते हैं। क्योंकि मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह है, तो मेरे लिए बहुत आसान था। कोई भी अगर मसला हो तो मैं उनको फ़ौरन आके बता देती हूँ। लेकिन ऐसी बहुत ख़वातीन हैं, बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने पेरेंट्स से इन मसलों के बारे में बात कभी नहीं कर सकती क्योंकि वो डरती हैं। तो जब वो घर में ही उनके पास एक जगह नहीं होगी जिनसे वो अपने मसलों का अपनी शिकायत बता सके अपने पेरेंट्स के साथ या भाई बहनों के साथ, तो आई डोंट थिंक कि वो वर्क प्लेस में या बाहर जाके वो किसी को कंप्लेंट कर सकेंगी। तो आई थिंक रिलेशनशिप ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपका जो घर से जो एक माहौल दिया जा रहा है वो आपको एतमाद का माहौल दिया जाए, आपको ऐसा हौसला हो कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है कि आप उसको शेयर करें। अमूमन माएँ जो होती हैं वो बेटियों को हमेशा ऐसे पालती हैं कि ये बात नहीं करनी, इस तरह से नहीं कहना, मतलब उनको दबा दबा के, डरा डरा के, धमका धमका के जिस तरह से वो उनकी तरबियत कर रही होती हैं, तो इससे जो है उनकी शख्सियत में वो खुद एतमादी नहीं आती। तो खुद एतमादी जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। और दूसरा ये है कि आपकी दोस्ती हो ऐसे लेवल पर कि अगर वो जिस तरह का फ़ील कर रहे हैं तो वो बजाय इसके कि बाहर दोस्त बनाएं या बाहर, और जिस तरह से अब जो है सवेरा देखा है हमने कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। तो पहले बहुत कम ऐसा होता था कि लड़कियों के हाथ में कोई फ़ोन या मोबाइल और लड़की फ़ोन भी नहीं उठाती थी। तो इसलिए एतमाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप उस उम्र के हिस्से में जब आपने चीज़ों को सीखना है, सेंसिटाइज्ड होना है, जब आपकी तरबियत हो रही है, तो आप किस तरह से मतलब बच्चियों को इस तरह से खुला छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये हो सकता है कि बच्चियों पे एतमाद मतलब आप करते हुए बच्चियों ही नहीं बल्कि लड़कों पे भी आप उनको पूरी तरह इस तरह से तरबियत दें कि लड़के भी, क्योंकि आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ नॉर्म्स होती हैं वो बहुत मैटर कर रही होती हैं और वहीं आगे जाके उनसे वो चीज़ें बाहर निकल रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेट हो रही होती हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या वर्क एट प्लेस का भी, जिस तरह से आपने बताया कि बहुत सारे हमारे लोगों को पता ही नहीं है, पहले तो यह है कि कानून बनते नहीं हैं और बनाने के लिए कितनी जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिशें करनी पड़ती हैं, और जब वो बन जाते हैं तो वो लोगों तक उस बात का इदराक ही नहीं होता कि भाई ऐसा कोई कानून भी है, भाई मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे वो खातून जो है वो तंग कर रही है, तो भाई मैं उसको बता भी सकता हूँ, उसकी शिकायत भी कर सकता हूँ, कोई चेक एंड बैलेंस, कोई मॉनिटरिंग, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें इस तरह से नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि इसके लिए क्या प्रॉपर आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्या होना चाहिए? आई थिंक वर्क प्लेस में यही होना चाहिए कि कमेटी तो लाजमी बने। दूसरा ये कि आपके एम्प्लॉई, आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो आपके बीच में, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है बहुत वर्क प्लेस में। तो अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो जाहिर सी बात है फिर जो भी आपके कोवर्कर्स होंगे वो आपको मिसट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होता है लेकिन उसके बावजूद भी एक दो बैड एग्स निकल आते हैं। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक तो आपके घर में जो आपका रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो, आप कॉन्फिडेंस आप में हो, आप इन मसलों के बारे में आप बात कर सकें। आप जब ऑफिस जाएं तो मर्द भी औरत भी दोनों दे हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे कैन स्पीक अबाउट दीज इश्यूज़। लेकिन जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है हम में, वो एक वो नहीं आती, एतमादी नहीं होती हमारे अंदर कि यू नो वी कैन डू दिस, वो फिर उन मसलों के बारे में कभी वो बात नहीं करते। चलें जी, सवेरा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वॉइस ऑफ वुमेन के लिए अपना कीमती वक्त दिया और कीमती आरा भी आपने दी और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सवेरा नाज़िर हमारे साथ मौजूद थी और सवेरा नाज़िर 2 साल से पाकिस्तान में काम कर रही हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और बहुत ही अच्छा है। हमें नाज़रीन जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि आप देखें कि एक सवेरा तो चूँकि एक ग्रूम्ड फैमिली से थी और वालदैन के साथ एक रिलेशनशिप उसका स्ट्रॉन्ग है, दोस्ती का है, मोहब्बत का है, एतमाद का है। लेकिन आप ये देखें कि दूसरी तरफ हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन ही नहीं बल्कि ऐसे मर्द भी जो मर्दों पे तो माशी
तौर पे बोझ ही उन पे होता है कि उन्होंने लाजमी कमाना है, ये उनके लिए कर दिया गया है लाजिम व मलजूम के उन्होंने कमा के ही घर में लाना है। लेकिन फ़ीमेल भी आज के दौर में जिस तरह से घर के साथ साथ, घर के अमूर को देखने के साथ साथ माशी तौर पर भी इस चीज़ को शेयर कर रही हैं मर्द के साथ, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ दोहरा काम नहीं, दोहरा से भी बढ़ के मतलब उन पर एक बोझ हो जाता है कि आप अपनी फैमिली को संभालें और बाहर के काम भी करें। चाहे आप सिंगल हों, आप मैरिड नहीं हैं, और आप मैरिड हों तो फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन उन तमाम जिम्मेदारियों में ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हमें ये देखना है कि वर्क एट प्लेस का, हम बाहर ज़रूर निकलें, वर्क एट प्लेस का हमारा लॉ बन चुका है, हमें उसके बारे में पता है और हमें चुप नहीं रहना, अपनी आवाज़ को उठाना ज़रूर है। और ये नहीं है उठाने का मकसद कि आप हर जगह पर जाकर उसकी बात करें, बाकायदा एक प्लेटफॉर्म पर जो आपको पता है कि उसके रेलिवेंट जो जगह जहाँ पर आपने जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज ज़रूर करवानी है। और हर इदारे में इस तरह के हरासमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं जो इस पे एक्शन भी लेती हैं, बात भी होती है। तो हमें इस पे चुप नहीं रहना और बात को बढ़ाना है, और वालिदैन को अपना रिश्ता अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ और ख़ास तौर पर लड़कों के साथ और ज़्यादा मजबूत और एतमाद का रिश्ता बनाना है। उन्हें ऑनरशिप देनी है कि आप अपनी उस फैमिली की जो आपकी इक़दार हैं, रवायात हैं, उसको आपने नहीं छोड़ना। और आगे हम इसी तरह से ही बढ़कर माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। और जो हम टॉलरेंस की बात करते हैं, एक दूसरे को स्पेस देने की बात करते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इससे अगर हम चाहें अपने रवैये और अपनी जो किसी इनफरादी शख्स का इस तरह से हो सकता है उसको तब्दील करके माशरे में तब्दीली ला के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क में डाल सकते हैं। इसी के साथ ही दीजिएगा अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।